नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर अग्निकांड में घायल एक और शख्स ने दम तोड़ा, मृतकों का आंकड़ा 16 पहुंचा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हो रही बर्फबारी, उत्तर भारत में भी बड़ी ठंड। संभल के चंदौसी में 150 साल पुरानी बावड़ी का सर्वे करने पहुंची ईएसआई की टीम। अमेरिकन एयरलाइंस की सर्विस शुरू, क्रिसमस से एक दिन पहले तकनीकी खराबी के कारण हुई थी बंद। दिल्ली में केजरीवाल की महिला सम्मान योजना और संजीवनी स्कीम पर विवाद, दो विभागों ने जनता को किया आगाह। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां कालागढ़ क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर स्थित कॉलोनियां, जिनमें केंद्र कॉलोनी, वर्क चार्ज कॉलोनी, न्यू कॉलोनी शामिल है, वहां अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने जेसीबी मशीनों से ध्वस्तीकरण किया। इस दौरान 71 भवन सिंचाई विभाग और 15 भवन वन विभाग के ध्वस्त किए गए। इस पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार के उप जिलाधिकारी से वार्ता की और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि कालागढ़ में पिछले 3-4 दशकों से बसे परिवारों को बेदखल करने से पहले पुनर्वासित किया जाए। इन परिवारों के पास राशन कार्ड, विद्युत कनेक्शन, मतदान पहचान पत्र और दस्तावेज हैं, फिर भी उन्हें अपराधीकृत माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और लोक आयुक्त के आदेशों का हवाला देते हुए ये मांग की गई कि इन परिवारों के पुनर्वास की नीति बनाई जाए और दोनों जनपदों के जिलाधिकारियों के माध्यम से सीमांत निवासियों के साथ बैठक की जाए। पौड़ी में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के तहत विकास भवन सभागार में रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने नामांकन प्रक्रिया के दौरान सीसीटीवी कैमरे और घड़ी की व्यवस्था, चुनाव खर्च का सही परीक्षण और मतदान कार्मिकों की नियुक्ति पर ध्यान देने को कहा। आपको बता दें कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 27 दिसंबर से नामांकन से शुरू होकर 23 जनवरी 2025 को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना तक चलेगी। इस दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन और बैरिकेडिंग की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देहरादून जिला न्यायालय परिसर में एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता TR जोशी और सिद्धार्थ राणा के आग्रह पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा, सचिव राजवीर बिष्ट और मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने मिलकर 60 पेड़ लगाए। इस अवसर पर अन्य अधिवक्ताओं ने भी भाग लिया। सभी ने पेड़ों के महत्व पर प्रकाश डाला और पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक किया। DFO नीरज शर्मा ने वृक्ष प्रदान किए। इस तरह ये कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ। आज जो आपने पेड़ लगाया, जो ये किस उपलक्ष्य में पेड़ लगाए गए? क्योंकि हमारी और आगे चल करके जो हमारे देहरादून अदालतों की जो भव्य बिल्डिंग बनी है, इसमें काफ़ी एरिया ऐसा छूटा पड़ा है जिसमें बाहर से लोग आएंगे तो आगे चल करके उनको छांव मिलेगी, बैठने के लिए पर्यावरण शुद्ध मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी और प्रकृति हरी भरी प्रकृति दिखेगी, तो आपके अदालतों की छवि अच्छी जाएगी। और हमारे युवा साथी जो आज प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, उनका मन अच्छा लगेगा वकालत में और हमारे पर्यावरण की भी रक्षा होगी। ये एक अच्छी मुहिम है, हम सब इस मुहिम का स्वागत है। इसमें आपने लगभग कितने पेड़ लगाए और कौन कौन यहाँ पे उपलब्ध में रहे? ये जो ड्राइव है, ये इसमें मुख्यतः हमारे साथी युवा साथी सिद्धार्थ राणा जी का सहयोग है।
और उनके द्वारा जो शुरू की गई उसमें हमारे जिला जज साहब का आशीर्वाद रहा है। हमारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा बंटी जी, राजवीर सिंह जी, समस्त कार्यकारिणी ने भरपूर सहयोग दिया और जीएफओ देहरादून ने पेड़ उपलब्ध करा करके हमारी बार एसोसिएशन में हमारे साथी अधिवक्ताओं का उत्साहवर्धन किया। इसके लिए लगभग कितने पेड़ लगाए गए होंगे पेड़ आपके यहाँ? हमारे करीब करीब 60 पेड़ लगते हैं और आगे भी यदि ऐसी ड्राइव में हमारी युवा साथी देखता है कोई और साथी इसमें रुचि लेगा तो सहयोग मिलने का आशा है। न्यूज़ प्लस 24 से बात करने के लिए आपको धन्यवाद। आज क्रिसमस का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी इस सर्दी में रंग बिरंगे उजाले से जगमगाता नजर आ रहा है। शहर भर में क्रिसमस के आयोजनों और खरीदारी का माहौल छाया हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाजारों में कितनी रौनक छाई हुई है। शहर के प्रमुख बाजारों जैसे कि राजपुर रोड, टर्नर रोड और घंटाघर के आसपास की गलियों में क्रिसमस के सजावट सामानों की दुकानें सजी हुई है। इस बीच होटल और रेस्टोरेंट्स में भी क्रिसमस डिनर और स्पेशल इवेंट्स की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस पर्व को धूमधाम से मना सके। देहरादून में क्रिसमस की ये धूम न केवल धार्मिक उत्सव का प्रतीक है बल्कि ये शहर की सांस्कृतिक एकता और खुशी का भी प्रतीक बन चुका है। अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दिए गए विवादित बयान को लेकर महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कांग्रेस का आक्रोश सामने आया। कांग्रेस पार्टी की एक प्रेस वार्ता में सांसद बलवंत वानखड़े और पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर ने इस बयान की तीव्र निंदा की। उन्होंने महाराष्ट्र के बीड और परभणी में हाल ही में हुई घटनाओं का भी कड़ी आलोचना किया। उन्होंने कहा कि अगर आरोपियों को न्याय नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। कांग्रेस नेताओं ने इस बयान को बाबा साहिब अंबेडकर का अपमान बताया और कहा कि सरकार को इससे संबंधित ठोस कदम उठाने चाहिए। राहुल गांधी यांनी संविधानाच्या समर्थनावर ज्या पद्धतीने देशभर आंदोलन उभारलेलं आहे यावर भाजपने म्हटलं की राहुल गांधी राजकारण करत आहेत, तुम्ही काय सांगाल यावर? नाही कसलं राजकारण मला सांगा। काल पण सन्मान्य मुख्यमंत्री म्हटले की राहुल गांधी राजकारण करतायत म्हणजे गरीबाचं पोरगं मेलं तर त्याला राजकारण म्हणायचं आणि श्रीमंताचं पोरगं जर गाडीने गरीब लोकांना उडवतो तर त्याला राजकारण नाही म्हणायचं। हे जे होतंय ना हे चुकीचं होतंय। हे जे होत आहे हे संविधानाला तडा देणारं होत आहे आणि ज्या वेळेला कोणासोबत अन्याय होईल त्या वेळेला आम्ही रस्त्यावर उतरू। त्या वेळेला सन्मान्य राहुल गांधी विरोधी पक्ष नेता आहे, त्यांचं ते कर्तव्य आहे की अन्याय ज्याच्यावर होत आहे त्या गोष्टीला वाचा फोडतील ते आणि आम्ही नक्कीच त्यांना साथ देऊ। याला राजकारण नाही म्हणत आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब, याला न्यायाची मागणी म्हणतात आणि न्याय झाला पाहिजे। त्या ठिकाणी न्याय बीडमध्ये झाला पाहिजे, न्याय परभणीमध्ये झाला पाहिजे, नाही तर मग तुम्ही त्या ठिकाणी होम मिनिस्टर पद सोडून दिलं पाहिजे। आज उद्या सगळीकडे पूर्ण देशात होत आहे आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्स झाल्याही पाहिजे कारण आदरणीय होम मिनिस्टर जे बोलले ते या देशाच्या नाडीला न पटणारी गोष्ट आहे आणि न सहन करणारी गोष्ट आहे। आम्ही वारंवार बोलणार, वारंवार आंदोलन करणार। ज्या गोष्टी आम्हाला सांगितल्या जातील त्या सगळ्या आम्ही करणार। संविधानाला जर कोणी तोडायचा प्रयत्न करत असेल तर आम्ही रस्त्यावर उतरणार। सातत्यानं ज्या दिवसापासून त्यांनी असं वक्तव्य केलं बेकाल त्या दिवसापासूनच काँग्रेस त्या आंदोलन त्यांनी प्रत्यक्ष केलं, म्हणजे सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेर सुद्धा आंदोलन केलं। आमची मागणी अशी आहे की त्यांनी राजीनामा द्यावा, माफी मागावं। ते उर्मट आहेत, त्या पद्धतीनं माफी न मागता काँग्रेसनं कशा चुका केल्या यावर फक्त भाष्य करतात।
म्हणून आमचं सातत्यानं आंदोलन कशा प्रकारे आंदोलन तुमचं टप्प्याटप्प्यानं तुम्ही घोषणा केली? काँग्रेस श्रेष्ठी जी काही हे देईल त्याचं नियोजन देईल त्या नियोजनाप्रमाणे आमचा अगली खबर का रुख करेंगे। सहारनपुर में बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर सहारनपुर सांसद इमरान मसूद के खिलाफ अभियोजन की अनुमति जल्द से जल्द देने की मांग की है। वर्तमान उन्होंने बताया कि इमरान मसूद के खिलाफ मोदी जी के संबंध में एक अभद्र टिप्पणी एक जनसभा के दौरान की थी, जिसमें इमरान मसूद ने मोदी जी के विषय में कहा था कि ये गुजरात की यूपी है, यदि मोदी यहाँ आवेगा तो हम उसकी बोटी बोटी कर देंगे। उसी समय एक मुकदमा देवबंद थाने में इमरान मसूद के खिलाफ ये प्रशासन ने दर्ज किया था और जो धाराएं उस मुकदमे में लगी हुई उन धाराओं में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। और एक पत्र मैंने लिखकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस पूरे के पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर और इमरान मसूद को इसमें जो है सजा जल्दी से जल्दी दिलाई जा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो आज विश्व के लोकप्रिय नेता हैं उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना, इस प्रकार की भाषा बोलना ये तुच्छ मानसिकता है। और मेरी मांग है कि जल्दी से जल्दी इस मुकदमे का निस्तारण हो और इमरान मसूद की जो संसद की सदस्यता है वो समाप्त की जाए। उन्होंने बताया कि इमरान मसूद के खिलाफ साल 2014 में दिए गए विवादित बयान को लेकर पहले ही संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विकास त्यागी ने अपने पत्र में ये भी कहा कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि उन्हें जल्द न्याय मिल सके। इमरान मसूद के बयान के बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और उन पर SC/ST एक्ट और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा भी लगी थी। अगर इस मुकदमे में 2 साल से अधिक सजा होती है तो इमरान मसूद को अपनी सांसद सदस्यता भी खोनी पड़ सकती है। विकास त्यागी ने जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को पत्र लिखकर मुकदमे की औपचारिकताओं को पूरे करने के लिए आख्या भेजी है। बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ABVP के 65वें प्रांत अधिवेशन में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मीडिया से बात करते हुए मौर्य ने कहा कि बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती सुशासन के रूप में मनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि अटल जी का सपना भारत को शक्तिशाली और सक्षम बनाना था और उनकी जयंती पर यह सपना साकार किया जा रहा है। मौर्य ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो हताश और निराश है और 2027 में सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का भविष्य 2047 तक नहीं है। प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए मौर्य ने बरेली वासियों को आमंत्रित किया। साथ ही उन्होंने RSS के मंदिर मस्जिद बयान पर भी टिप्पणी की है। ये समाज है, आप कोई मुकदमा किसी कोर्ट में करोगे हमसे पूछ के जाओगे क्या? अगर समाज का कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में न्यायालय में जाता है तो उसको जाने का अधिकार है, लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में उसमें सरकार की ओर से कुछ नहीं है, लेकिन अगर सरकार के लिए न्यायालय का कोई आदेश होता है तो सुरक्षा व्यवस्था करना, चौकन्ना रहना जिम्मेदारी वो किया जाती है। हम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस से मेरा सवाल है, वो बतावे बाबा साहब को संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए पश्चिम बंगाल क्यों जाना पड़ा? बाबा साहब के जो जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक को पंचतीर्थ बनाने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? भारत रत्न देने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? उनका शरीर शांत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा क्यों नहीं लिया? उनको चुनाव क्यों हरवाया? कांग्रेस बाबा साहब की दुश्मन पार्टी है। और समाजवादी पार्टी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इनके चच्चा मोहम्मद आजम खान मंच से भाषण कर रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा को दिखा करके ये उंगली दिखा रहे हैं। इनकी उंगली जहां तक जाती है वह सारी भूमि इनकी हो जाती। इस प्रकार के उनके सामने बोलते हुए अपमान किया। कन्नौज में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी और करहल के चुनाव में एक दलित बेटी की हत्या केवल इसलिए कर दिया कि उसने कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे।
इनका सबका दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। ये सत्ता प्राप्ति के लिए बेचैन है, लेकिन 47 तक सत्ता इन दोनों से, राहुल गांधी जी एंड कंपनी से भी, अखिलेश यादव जी एंड कंपनी से भी सत्ता बहुत दूर है। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज, आप उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशंसा करिए कि अगर पंजाब की पुलिस ऐसे हमलावरों को खोजते हुए यूपी में आई तो यूपी पुलिस के सहयोग से वो तीनों खालिस्तानी आतंकी मारे गए, इसकी प्रशंसा करता हूं। क्या ये कौन सा सवाल है? चुनाव होगा, भाजपा और जो समीक्षा बैठक थी उसको हमने अगली तिथि में करने का निर्णय लिया है। जैसा आप सभी जानते हो, भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती कल 25 दिसंबर को होने जा रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। मैं पूज्य अटल जी की जन्म जयंती की एक दिन पहले आप सबसे मिल रहा हूं। हमारा भारत शक्तिशाली हो, सक्षम हो, सफल हो, जो लक्ष्य देश को बहुत पहले अर्जित करने चाहिए थे, वह पूज्य अटल जी की जयंती के अवसर पर, जब वह 100वीं जयंती उनकी है, ऐसे अवसर पर पूज्य अटल जी के स्वप्नों को साकार करने का काम किया जाएगा। दूसरा, आरएसएस नाराज चल रही है, मस्जिद में मंदिर ढूंढे, ये विषय मुझे लगता है सवाल सही नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेश से वहां पर कमीशन सर्वे के लिए गया था और उस दौरान समाजवादी पार्टी के ही सांसद शफीकुर रहमान बर्क और उनके ही एक विधायक सपा के ही, ये दोनों लोगों की आपस में वर्चस्व की जंग थी कि हम बड़े हैं कि तुम बड़े हो। ये जानते हो इनकी पार्टी में सब गलत लोग होते हैं। आपस में लड़े और आपस में एक दूसरे को मारे मरे, और उसमें सरकार ने बहुत तत्परता से कार्रवाई किया, अन्यथा वहां बहुत बड़ी घटना हो जाती। लेकिन हमारी सरकार न्यायालय को आदेश देगा, उसका पालन करेगी। इसको 2025 महाकुंभ की जबरदस्त तैयारी चल रही है। आप सभी पत्रकार मित्रों के माध्यम से बरेली वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को प्रयागराज कुंभ का मेला जो 13 जनवरी से शुरू होकर के 25 फरवरी तक चलेगा, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ और वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप लोग जरूर आइए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। आप सवाल कोई अखिलेश यादव लगातार खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपना का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। केजे ज्वेलर्स की ओर से आपको और आपके परिवार को मैरी क्रिसमस। क्रिसमस और नववर्ष के उपलक्ष्य में केजे ज्वेलर्स पर आएं और आकर्षक ऑफर्स का लाभ उठाएं। केजे ज्वेलर्स का पता है निकट SBI बैंक, शिमला बाईपास रोड, गुड्डी चौक, देहरादून। केजे ज्वेलर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9758523933। पर्स 24 न्यूज की ओर से आपको और आपके परिवार को मैरी क्रिसमस। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
ओडिशा के पुरी में क्रिसमस पर प्रसिद्ध बालका कलाकार पद्मश्री सुदर्शन पटनायक और उनके विद्यार्थियों ने पुरी नीलाद्री तट पर एक अनोखी कलाकृति बनाई। इस बार उन्होंने 550 किलो चॉकलेट का इस्तेमाल करते हुए 16,000 वर्ग फुट में सेंटा क्लॉज की विशाल आकृति तैयार की। वहीं इस कलाकृति को आकार देने में उन्हें लगभग 6 घंटे का समय लगा। कलाकृति का निर्माण पूरा होने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया की संपादक सुषमा नविकर ने इस अद्भुत प्रयास को नया वर्ल्ड रिकॉर्ड घोषित किया। सुदर्शन पटनायक क्रिसमस के दौरान पहले भी विभिन्न विषयों पर बालुका कलाकृतियां बनाकर कई रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं। पर हम लोगों ने विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट सांता क्लॉज पूरी बीच पे क्रिएट किए हैं, जो 160 फीट लॉन्ग है, 100 फीट वाइड है, 16,000 स्क्वायर फीट एरिया में ये बना हुआ है और इसमें 550 किलोज ऑफ चॉकलेट्स यूज हुआ है। सारा विश्व में जब क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा है तो सारा विश्व में हर कोई कंट्री में देखेंगे कि भारत की पूरी बीच में विश्व का सबसे बड़ा सांता क्लॉज यहाँ पर चॉकलेट्स में बना हुआ है। तो एक यूनिक तरीके से लोगों को विश करने के लिए, क्रिसमस विश करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट किए हैं। पुरी को काफी पर्यटक देश विदेश से आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे साथ हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स इसको मिलके तैयार किए हैं लोगों को विश करने के लिए। इसके बाद ये हर चॉकलेट भी हम लोग बांट देंगे और ये यूनिक ये होगा। और हमने ऑलरेडी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको ऑलरेडी हमारा जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया का हमने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, बट हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि वर्ल्ड का बिगेस्ट सांता क्लॉज है। बड़ी अपडेट ओडिशा से, जहां हरिबाबू कंभमापति ओडिशा के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। हरिबाबू कंभमापति ओडिशा के नए राज्यपाल बने। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं हरिबाबू कंभमापति। आंध्र प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश भी वो रह चुके हैं। 2014 में विशाखापट्टनम से लोकसभा चुने गए थे। नववर्ष के पहले दिन हरियाणा के पंचकुला में साई उत्सव का आयोजन शहर को धर्मनगरी जैसा रूप देने के लिए किया जा रहा है। इस उत्सव की शुरुआत आज तुलसी से शुरू हो गई है। शिरडी साई सेवा समाज रजिस्टर्ड पंचकुला द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। सेक्टर 5 परेड ग्राउंड के पीछे 7 दिनों तक विभिन्न झांकियां लगेंगी और 1 जनवरी को बॉलीवुड गायक बाबा भी इस उत्सव में शामिल होंगे। हाउसिंग बोर्ड चौक से लेकर सेक्टर 5 तक लाइटिंग और स्वागत गेट की सजावट की जाएगी। यह आयोजन पंचकुला के निवासियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का शिरडी साई सेवा समाज पंचकुला और सभी जितने हमारे महान समाज सेवी हैं पंचकुला के, जो हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हैं। उनकी तरफ से सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हार्दिक स्वागत है। हर साल की तरह ये करीब हमारा 18 साल से चलता आ रहा है साई उत्सव। इस बार जो साई उत्सव होने जा रहा है इसका नाम दिया गया है महासाई उत्सव। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से लोगों का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए कि पब्लिक को कैसे कैसे आराम पहुंचाया जाए, पब्लिक को क्या क्या अच्छा लगता है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी पूरी कोर टीम ने डिसाइड करा कि इस बार जैसे पिछली बार करा था, इस बार भी हम 25 तारीख से लेकर 1 तारीख तक 8 दिन का महोत्सव मनाएंगे, जिसमें लोगों के मनोरंजन के लिए, एक धार्मिक भावना प्रकट करने के लिए, लोगों में उत्साह भरने के लिए कि जरूरी नहीं है कि बाहर बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े शहरों में घूमने से कोई न्यू ईयर मनाया जाता है। हम 1 जनवरी को महोत्सव मनाएंगे, जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से जो दरबार बनाए जाते हैं, करीब 100 तरह के दरबार होंगे। बहुत बड़ी संख्या में लोग, इस बार कोई 2 से 2.5 लाख लोगों का इंतजाम किया गया है। जो 25 तारीख से हमारा कल से कार्यक्रम शुरू हो रहा है,
आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, क्योंकि 25 दिसंबर भारतीय जो हमारे संस्कार है उसके मुताबिक ये तुलसी दिवस है, तो हम सारे ने डिसाइड करा है कि ये तुलसी दिवस के रूप में मनाएंगे। कल शाम को 5 बजे ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जो कि 1 तारीख तक चलेगा। रोज शाम को 5 बजे से रात को 12 बजे तक लाइटों का अमेजिंग प्रोग्राम होगा, जो कि दुबई सिंगापुर की तर्ज पे लाइटें लगाई जा रही हैं। इस बाहर करीब 11 से 15 तरह के दरबार सजाए जाएंगे, बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक झांकियां होंगी और उसके अलावा कार्टून कैरेक्टर्स होंगे। हमारा मकसद है कि एक अच्छी चीज पेश की जाए जिससे बच्चे भी खुश, जो ऐसे हमारे यहाँ पे कोई जात पात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो आज बुलाया गया मुझे बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने, उन्हें थोड़ी मोटिवेशन देने, उन्हें बताने, तो इसीलिए। आपकी क्रिकेट के अंदर आप एक कप्तान हो, वुमेन टीम के कप्तान भी हो, तो एक बहुत अच्छी प्लेयर हो, तो क्या लोगों के लिए क्या मैसेज आप देते हो, किस तरह से उनको अपनी एनर्जी के लिए रखने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? सर मेनली सबसे पहले क्रिकेटर होने से पहले हमें एक अच्छा एथलीट होना पड़ता है, तो उसके लिए जो एथलीट्स की डाइट है, रनिंग, जिम, वो सबका ध्यान रखना पड़ता है। और डाइट में मीठा नहीं खाना या फिर अपना नॉर्मल घर का खाना खाना, बाहर का जितना अवॉइड कर सको। और बाकी लोगों के लिए यही मैसेज है कि बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखें और जितनी मेहनत कर सके उतनी करें। क्या डाइट है, आप क्या खाते हैं? मेरी डाइट में नॉर्मली नॉनवेज डाइट है, तो उसमें एग्स आते हैं, चिकन आता है, बॉइल्ड सब्जियां आती हैं, बॉइल्ड दाल होगी, और बाकी नॉर्मल जो घर का खाना होता है थोड़ा बहुत वो। कुछ लोग जैसे शाकाहारी होते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, तो एनर्जी अपनी मेंटेन करने के लिए कैसे क्या खाना चाहिए? उनके लिए दूध, पनीर एक अच्छी ऑप्शन है, पनीर खा सकते हैं दूध, और एक सोया पनीर आती है, और घर की दालें होती हैं जो वो खा सकते हैं, वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। एक बार जैसे आप इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर जुड़े हो, कैसे आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ा था, कैसे आए थे, क्या आपकी रुचि किस तरह से आई थी इसके अंदर? इंटरेस्ट स्पोर्ट्स था शुरू से, बचपन से, तो लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी, तो वहां से धीरे धीरे एकेडमी ढूंढी चंडीगढ़ में, तो बस मेरे कोच मिले मुझे, नागेश गुप्ता, तो उनके पास से जब से ज्वाइन किया है तब से मैंने स्टेट खेलना शुरू किया है। तो वहां पर जाके मतलब मेन दिक्कत यही आती थी कि लड़कियों की एकेडमी नहीं होती थी शुरू में, तो यहाँ वहाँ खेलना पड़ा, ग्राउंड घर के सामने पार्क में खेलती रही। उसके बाद जो मेरे कोच मिले उन्होंने मुझे एक अच्छी डायरेक्शन दिखाई, तो उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो पेरेंट्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिला, या उन्होंने कहा भी जब लड़कों के साथ आप खेलते हो, या कोई ऐसी चीज ऐसी हुआ आपके साथ? ऐसा तो नहीं हुआ, घर वालों ने शुरू से ही सपोर्ट किया है। उन्होंने यही बोला है कि जो भी काम करते हो, चाहे वो क्रिकेट है या नॉर्मल स्टडीज है, उसमें अपना 100% दो, पूरा एफर्ट डालो, पूरी मेहनत करो। तो पेरेंट्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरा सपोर्ट मिला? नहीं, उन्होंने शुरू से इवन अगर कुछ लेना भी होता था तो अगर मैं एक दिन बोलूँ तो दूसरे दिन मुझे मिल जाता था, कभी कुछ लेने के लिए भी नहीं मना किया, क्योंकि क्रिकेट का इक्विपमेंट बहुत महंगा आता है, इवन शूज से लेके बैट तक 10-10 हजार से तो शुरू ही होते हैं, तो उन्होंने ऐसे कभी कुछ मना नहीं किया। अगर मैं एक दिन बोलूँ तो मेरे को दूसरे दिन मिल जाता था वो। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ, कभी लगा ऐसा, कभी भाई क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, छोड़ दें, या काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कैसे किस तरह से आप उसकी लाइफ रही? ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे काफी पसंद है क्रिकेट, तो ऐसा कभी कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी गेम है मुझे लगता है इंडिया में बहुत चलती है, मतलब शुरू से होते ही लोग देखते भी और लोग खेलते भी हैं, तो आई थिंक इस करके जो हमारे देश में उसका प्यार वो बहुत ज्यादा है, और इवन मुझे भी इस गेम से बहुत ज्यादा प्यार है, तो ऐसा थॉट तो कभी नहीं आया। हाँ जी, मेरी BA कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी। इस गेमिंग जोन में मैं यहाँ बच्चों के लिए आई मेनली, तो यही है कि उनसे बात करूँ, थोड़ा उन्हें बताऊँ, उन्हें मोटिवेट करूँ जितना कर सकती हूँ, उनके लिए एक रोल मॉडल या मेंटोर बनूँ, और बाकी उन्हें बताऊँ कि हार्ड वर्क करते रहना चाहिए लाइफ में, उसका हमेशा हमें रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। आगे आप कितना और पढ़ना चाहेंगे? आगे मैंने MA करने का सोचा है, मास्टर्स करूँ मैं थोड़ा, तो मेरे मतलब हेल्प ही आएगा, मुझे हेल्प ही करेगा। तो स्पोर्ट्स कोटे में जॉब तो आपको मिल जाएगी, ये तो पक्की है, चाहे आप UPSC का ना भी करो। हाँ जी। अब अभी एजुकेशन में कहाँ से ले रहे हैं आप? मैं खालसा कॉलेज से। हाँ जी। बर्थ भी यही चंडीगढ़ का ही है? हाँ जी, बर्थ भी चंडीगढ़। क्या मैसेज देना चाहोगे आप बच्चों को जो स्पोर्ट्स के अंदर है?
उनको मेरा यही मैसेज रहेगा कि दूसरों के जो ओपिनियन होते हैं अपने ऊपर मत लें, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखें और बस अपना सर झुकाकर अपनी मेहनत करते रहें। आपके जो क्रिकेट में आप कब से खेलना शुरू कर रहे हैं? मेरे को 6 साल हो गए हैं प्रोफेशनल खेलते आपके नाम कौन सा रिकॉर्ड है जो सबसे बढ़िया रहा? मैंने एक ही मैच में 10 विकेटें ली हैं। वो एक ही मैच में 10 विकेटें ली हैं। कहाँ पे है वो? वो स्टेट मैच में ली थी, BCCI के मैच में। हाँ जी। तो क्या महसूस किया था जब आपने 10 विकेट लिया, तो आपको कैसा लगा था, कैसा फील हुआ था? पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, तो बाद में मुझे न्यूज वालों के जब कॉल आए तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक रिकॉर्ड बन चुका है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। उस टाइम मैंने टीम के लिए इतना अच्छा किया और टीम भी हमारी जीती थी। तो सर क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। विकास शर्मा जी, आप आज आपके यहाँ पर जो वुमेन टीम की कप्तान है वो आए हैं, क्या कहना चाहोगे? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको मिलके। केशवी जी यहाँ पर आए हमारे पास और हम चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े, अपना भारत का नाम रोशन करे आगे बढ़ के। जो ये इस तरह के इवेंट है, आपने पहले भी यहाँ पे करवाए हैं ऐसे? इवेंट्स का सर चलता रहता है, जैसे आज वो मैम आए हैं यहाँ पे, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट इवेंट के अलावा हमारे पास एक क्रिसमस का इवेंट भी चल रहा है जिसमें बच्चों के लिए खेलने किस तरह के आपके यहाँ पे इवेंट होते हैं? जैसे केशवी गौतम जी आए हैं यहाँ पे, जैसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे जैसे प्ले एरिया बना हुआ, तो यहाँ बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ है, ट्रैम्पोलिन पार्क बना हुआ बच्चों के लिए, निंजा एक्टिविटीज है यहाँ पे बच्चों के लिए, प्लस कैफे है खाने पीने के लिए बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, और एक फैमिली रेस्टोरेंट है अंडर वन रूफ जहाँ पे बच्चे भी खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, प्लस फैमिली वाले आके पेरेंट्स साथ में एंजॉय कर सकते हैं। और अब अगली खबर गुजरात के अमरावती से, जहां गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बसपा ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया और उनसे गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। बसपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके विरोध में नारेबाजी की। बसपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन अमरावती जिलाधिकारी को सौंपा और चेतावनी दी कि यदि 24 जनवरी तक अमित शाह ने इस्तीफा नहीं दिया तो पार्टी देश भर में विभिन्न स्तरों पर आंदोलन शुरू करेगी। बसपा पदाधिकारियों ने आंदोलन की घोषणा करते हुए ये भी कहा कि ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक अमित शाह गृह मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते। त्यामध्ये सहभागी होते आणि ते सहभागी असताना त्यांना पोलिसांनी उचललं आणि कोठडीमध्ये पोलीस कोठडीमध्ये त्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला। तो संशयास्पद नसून तो हत्या झालेली आहे आणि त्या संदर्भात आम्ही निवेदन सुद्धा दिले होतं की संबंधित जे काही पोलीस आहेत की त्याला जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई करून मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करून त्यांना तात्काळ अटक करावं, परंतु अद्यापर्यंत कुठली कारवाई झालेली नाही। आणि अमित शहानी जे काही वक्तव्य केलं त्या वक्तव्याच्या संदर्भात बहन कुमारी मायावतीजी त्यांना सांगितलं की आपले शब्द हे आपण वापस घ्या आणि देशाला आपण माफी मागा, परंतु त्यांनी अद्यापर्यंत माफी मागितली नाही आणि म्हणून बहन कुमारी मायावतीजी यांनी 23 तारखेपर्यंत त्यांना वेळ दिलेला होता आणि नंतर 23 तारखेनंतर 24 तारखेला संपूर्ण भारतामध्ये बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने तीव्र आंदोलन आणि निषेध हा व्यक्त केला जाईल। एनटीपीसी कैराडारी कोयला खनन परियोजना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी 100वीं कोयला रेक को टोरी रेलवे साइडिंग से रवाना किया। इस सफलता ने परियोजना के कोयला खनन क्षेत्र में योगदान को मजबूत किया और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैराडारी परियोजना प्रमुख शिव प्रसाद ने कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा, ये हमारी टीम वर्क और समर्पण का परिणाम है। मार्च 2024 में कोयला प्रेषण शुरू होने के बाद परियोजना ने 10 महीने में 11 लाख टन कोयला भेजा, जिनमें से 4 लाख टन कोयला टोरी रेलवे साइडिंग से भेजा गया। ये परियोजना न केवल कोयला प्रेषण को बढ़ावा दे रही है बल्कि स्थानीय विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही है। एनटीपीसी की ये परियोजना देश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के नकुड़ से, जहां इस्लाम नगर गांव के किसान कंवर सेन पिछले 10 सालों से आम के पेड़ों की लटकी टहनियों से परेशान हैं। उनका कहना है कि इन टहनियों के कारण उनकी फसल को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे उनकी आजीविका पर असर पड़ा है। कंवर सेन ने कई बार एसडीएम को शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। कंवर सेन का कहना है कि आम के पेड़ों की टहनियां उनकी फसल पर छाया डालती हैं, जिससे विकास रुक जाता है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि उनकी समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि उनकी फसल और आजीविका बच सके। क्या नाम है? कंवर सेन। कहाँ के रहने वाले? इस्लाम नगर। क्या मामला है ये आपका इस्लाम नगर में? मामला यह है साहब, ये टने झुक रहे सारे के सारे, मेरी तरफ पड़े, मुझे दिक्कत हो रही इनमें, मेरी फसल नहीं ठीक से हो पा रही, टने झुके पड़े हैं। मैंने बार बार कहो भाई काट लो, नहीं काटने को तैयार नहीं हो रही टने अपने। कब से हो रही है दिक्कत? ये दिक्कत तो 10 साल से चल रही जी लगभग, शायद। अब मैं कहते हैं अब काटेंगे, काटते हैं नहीं, कभी कहीं पहुंच जा, कभी कहीं पहुंच जा जी। किसी को अवगत कराया था? मैंने एसडीएम के यहाँ भी दरखास्त दे ली कई बार, मेरे पास सब कागज है। तो यहाँ जो है पटवारी कानून को भी आए कई बार, उन्होंने कहा कि भाई टहने काट लो। उन्होंने कहा कि भाई 3 दिन का टाइम दिया, 3 दिन में 1 महीना हो गए। अब कानून को पटवारी भी नहीं आने का नाम ले रहे यहाँ। अब रही बात, उसके बाद में दुर्गा साहब भी आए थे जी, हमारे पेड्डे पड्डे कट के थे, ये टहने काट रखे इन पेड्डों के। उसके बाद 716 में हमारा जो है चलान करके दरोगा ने मुकदमा चल रहा हमारा 716 का नकुड़ में। और कल जो है उन्होंने जाकर ये कह दिया कि भाई हम टहने नहीं काटते, विपक्षी जो है हमें जबरदस्ती हमारे टहने काटने को तैयार हो रहे हैं। इस पर जो है थोड़ा एसडीएम साहब से हम मिलेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं, हम भी अपना प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे। भाई हमारी समस्या का समाधान हो, ये समस्या है साहब। अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मंगलवार को जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हापुड़ के कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन हापुड़ के अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार को सौंपा। हापुड़ के बसपा जिलाध्यक्ष A.K. कदम ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया। दिया गया, क्या उद्देश्य, पूरा क्या मामला था? देखिए, ये जैसा आप सबको पता है कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में अपने में बाबा साहब पर जो शोभनीय टिप्पणी की थी, उसके लिए इस देश के अंदर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबके लिए बोला था कि 24 तारीख को आप शांतिपूर्वक तरीके से मुख्यालय पर अमित शाह के खिलाफ एक ज्ञापन देने का काम करेंगे, जिसमें हम बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बड़े शांतिपूर्वक तरीके से मुख्यालय पर ज्ञापन देने का काम किया है। और हमने उसे मांग रखी है, या तो अमित शाह जी माफ़ी मांगे या अपना इस्तीफा दें। ये हम माननीय बहन जी ने जो मांग कही है, वही हमने मुख्यालय पर माननीय राष्ट्रपति मोदी जी को ज्ञापन देने का काम किया है, डीएम मोदी के माध्यम से। ये हमने आज ज्ञापन दिया है सभी के हैं। और बाबा साहब की वजह से आदरणीय गृह मंत्री जी जो पहुंचे हैं लोकसभा में और संसद में जो बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है नहीं, आप बता सकते हैं, वो बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने सभी के हितों की, लेकिन दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज को उन्होंने उठाया। और आज आदरणीय गृह मंत्री द्वारा हमारी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। तो अब जे दलित, शोषित, वंचित सब एकजुट होकर के, एक साथ होकर के सभी एक साथ हैं। और आदरणीय अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। आज माननीय बहन जी का आदेश हुआ था कि 24 तारीख को अपना ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके से सौंपेंगे। तो आज सब लोग एकत्र होकर अपने जिला कार्यालय से एकत्र बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद आपने देखा होगा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने गए। लेकिन दुख की बात यह है
माननीय जिलाधिकारी महोदय को आना चाहिए था ज्ञापन लेने के लिए, लेकिन क्या उनकी मजबूरी रही, क्या उनका कारण रहा, ये तो वही बता सकती हैं। लेकिन अगर आती तो हमारा जो समाज है उनका बहुत धन्यवाद प्रकट करता, लेकिन वो नहीं आई। क्योंकि दूसरा, उनका चांद से पहले भी जब एडीएम साहब ने ज्ञापन लिया था उस समय भी कहते बीमार थे, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय आज हम मौजूद थी तो हमारा भी एक मान सम्मान रहा था, लेकिन वो नहीं आई, ये दुख की बात है। हम चाहेंगे जी, क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए पूरे समाज से, पूरे देश से, और हम चाहते हैं कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम राष्ट्र महोदय से, कि इनका त्यागपत्र जल्दी से दें और स्वीकार करें इनका त्यागपत्र। ये हमारी मांग है, क्योंकि दलित और शोषितों वंचितों में एक आवाज है। क्योंकि हम बाबा साहब, देखिए, हम किसी भी धर्म की बात नहीं करते, हम सभी का सम्मान करते हैं, राम का भी सम्मान करते हैं, कृष्ण का। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।